हेलो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका। तो फाइनली बिहार बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। तो हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर को ही कि किस तरीके का क्वेश्चन रहने वाला है, और हम लोग जानेंगे मॉडल पेपर का क्या मतलब हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं कि मॉडल पेपर का क्या मतलब। मॉडल पेपर आने से ये थोड़ी होता है क्या कि सेम वैसा ही क्वेश्चन रहेगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल, जो आप लोग फरवरी मंथ में देंगे, शायद 1 फरवरी से 14 फरवरी के बीच आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये हिंदी का पेपर है कंपलसरी। बहुत सारे स्टूडेंट आईए आर्ट्स का पेपर डाउनलोड कर लिए हैं और मुझे बता रहे थे कि वो आर्ट्स का, तो यहाँ पे आपको देख के करना है। आईएससी का अलग होता है और आर्ट्स का अलग, आईए का अलग होता है। तो वो आर्ट्स वालों के लिए वो हिंदी था, ये हिंदी है इंटर साइंस वालों के लिए। तो अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है और आप बिहार बोर्ड से हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार। तो इस बार आप लोगों को फाइनली आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, फिर पिछले बार की तरह ही क्वेश्चन रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 106 रहेंगे, कुल प्रश्नों की संख्या, और पूर्णांक रहेगा 100। तो ऑब्जेक्टिव तो टोटल आपको दिया जाएगा इसमें 100, जिसमें से आपको 50 बनाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन रहने वाला। और एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप लोग को देख लें, परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का जो होता है वो अवश्य लिखना। आपको एग्जाम हॉल में ये भूलना नहीं है। जो आपको ओएमआर सीट मिलेगा उस पर अपने उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, जो आपको क्वेश्चन मिलेगा सब्जेक्ट कोड, उसको आपको शायद ये होगा या ऐसा ही कुछ यहाँ पे रहता है, वो आपको लिखना है अपने ओएमआर आंसर शीट पे। तो हम लोग देखते हैं अब यहाँ से, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और हम लोग बताते हैं 20% क्वेश्चन जो होता है ना आप लोगों का एग्जाम में, वो पूछा जाएगा मॉडल पेपर से ही। और मॉडल पेपर का क्या मतलब हुआ, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। मॉडल पेपर का मतलब हुआ, सिंपली वर्ड में अगर बोलें तो मॉडल का मतलब हुआ प्रारूप, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसका सही अर्थ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन को आप देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, लेखक बाल्किस भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा भट्ट निबंध माला। तो मैं 10 क्वेश्चन में, शुरू के 10 क्वेश्चन में हम लोग आपको ये भी दिखाएंगे कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से जा रहा है। तो उससे आप अंदाज लगा सकते हैं या आप अनुमान लगा सकते हैं उससे कि क्वेश्चन के जिस तरह अगर बीच से पूछा जा रहा है, तो अगर बीच से पूछा जाएगा क्वेश्चन तो वो कैसा होगा। और बीच से पूछने पर हम लोगों को बीच वाला भी याद करना है। ऐसा नहीं कि अगर कोई किसी क्वेश्चन में बीच से पूछा गया क्वेश्चन, जिस चैप्टर से पूछा गया बस उसी चैप्टर का करना नहीं। अब क्या याद करना है वो भी मैं आपको लिमिटेड रूप में बता ही दूंगा। और जितना मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अंडरलाइन करवाया है सबको आप देखेंगे, सबसे क्वेश्चन आया है मॉडल सेट में। तो ये हिंदी का मॉडल सेट है। पहला क्वेश्चन है, लेखक बाल्किस भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा भट्ट निबंध माला। हम लोग देखते हैं कि ये आंसर कहाँ पे है, उसका प्रूफ भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप बाल्किस भट्ट का निकालेंगे लेखक परिचय, और यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी का पेज नंबर 11 में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने बुक में। तो आपको बुक हाथ में रखना और मैं जैसे बता रहा हूँ आपको मिलाना। ये भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है, किसका। तो ये बाल्किस भट्ट का है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन का आंसर करते हैं। 10 तक क्वेश्चन का आंसर करके हम लोग ये जानेंगे कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से जा रहा है। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो ये सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है। तो ऑप्शन बी में देख रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो मैंने कैसे इसे समझा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इसका मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे ये लिखा हुआ सुखमय जीवन। तो हम लोग निकाल लेते हैं इसके लिए। इसमें हम जाते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि उसने कहा था, हमें जाते हैं। यहाँ पे है सुखमय जीवन, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है। हिंदी का पेज नंबर आपको निकालना है 18 पेज में आपको देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है सुखमय जीवन। यहाँ पे है कहानियाँ सुखमय जीवन, जो कि 1911 में। आप देख पा रहे हैं रचना भी बीच से पूछी जा रही है। आप सिर्फ अगर आप जन्म स्थान और पिता का नाम याद रखेंगे तो उससे काम नहीं अब चलने वाला है। मॉडल पेपर पूरा तरह से यही बता रहा है कि आपको बीच से भी याद करना पड़ेगा। मैं ये अपनी तरफ से आपको डराने के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वो आपका डिसीजन। आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं सुखमय जीवन जो 1911 में लिखा गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बुद्धू का कांटा जो वो कब लिखा गया, जरूर नहीं उनकी रचना ही पूछे। तो आपको मैं जितना है प्रारूप में आपको बता दूंगा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, लाना सिंह को गोली कहाँ लगी थी। तो इसका आंसर होगा जांग में। एक जानकारी के लिए मैं आपको बता भी दूं कि जांग में हम लोगों को जैसे हड्डी होती है ना, तो जो पसली होती है ना वो जांग में ही होती है। तो वहाँ पे कुछ बांधा जा रहा था लहना सिंह के, शायद वजीरा सिंह द्वारा। तो इससे हम लोगों को पता लगा कि उनको गोली जांग में ही लगी है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। पहले 10 क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है ना वो कहाँ पे है। तो वो प्रूफ आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। यहाँ पे लिखा हुआ पसली में, लेकिन पसली तो ऑप्शन में कहीं दिया हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए। तो जांग में लगा था गोली तब ना वहाँ पे पट्टी बंधवाना चाहा। तो ये हुआ आपका आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए। ये 1922 में गए थे।
ये मैं जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा वो सारा कन्फर्म है 100 में। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि 99 या 98 सही हो सकता है, 100 में 100 सही है। बस आपको अगर किसी दूसरे वीडियो में लग रहा है कि ये आंसर गलत हुआ, आप अपने बुक से भी मिला सकते हैं। तो आपको मेरे वीडियो पे ज़्यादा भरोसा करना आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ के उसके बाद आंसर मिला है। मेरे भी कुछ स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं तो उनके लिए मैंने पूरा पढ़ के अच्छे से, ताकि एक भी गलती नहीं हो। तो आपको मॉडल पेपर का 100 क्वेश्चन को याद कर लेना है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद जो पूछा जाएगा, अगर 20 इससे आ गया तो आपको 20 नंबर आ जाएगा, अगर आप इसे 20 क्वेश्चन बना देंगे तो जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? 1922 में गए थे, डी ऑप्शन में है। तो हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे है ये। तो सबसे पहले हम लोग जयप्रकाश नारायण वाला चैप्टर निकालेंगे जो कि संपूर्ण क्रांति है। इसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी का पेज नंबर 32 में यहाँ पे लिखा हुआ 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। देख रहे हैं आप, ये बीच से पूछा गया है। ऐसा नहीं कि ये शुरू का लाइन यहाँ हो गया, लास्ट का लाइन 1998 में इनको भारत रत्न मिला तो ये क्यों नहीं पूछा गया। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं, बीच से भी पूछा जा सकता है। तो आपको एक एक चीज़ याद करके जाना। अगर आप चाहते हैं हिंदी में 80+ स्कोर करना तो आपको बीच से भी याद रखना पड़ेगा, सारा कुछ याद रखना पड़ेगा आपको। तो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया? तो राजनीति में जो करप्शन होता है उसका कारण चुनाव का खर्चा है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर कहाँ पे है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, वहाँ पे हमको इसका मिल जाएगा कि कहाँ पे है। इसका पेज नंबर हम लोगों को निकालना होगा। देखते हैं हम लोग इसमें कहाँ पे है। थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक का प्रॉब्लम है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज़्यादा करप्शन राजनीति में है, वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। यानी कि इलेक्शन का जो खर्चा है, चुनाव का खर्चा वही है इसका आंसर। राजनीति में करप्शन क्यों है? क्योंकि चुनाव का खर्चा, करोड़ों रुपये चुनाव पर खर्च हो जाते हैं, तो उस करोड़ों रुपये में तो भ्रष्टाचार ही ना हुआ, करप्शन ही तो हुआ उसमें। तो यहाँ पे हम लोग ये देख लिए। अब जयप्रकाश नारायण, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर ने कौन सा चैप्टर लिखा है? तो अर्धनारीश्वर लिखा है। तो सॉरी, हम यहाँ पे जाते हैं अर्धनारीश्वर में। इसको एक बार बैक करना होगा। अर्धनारीश्वर में गए हम लोग और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखिए लिखा 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित। यहाँ है 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित। तो रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई। किस में? छात्र सहोदर में। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं अगला। जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका अर्थ आंसर होगा दिगंबर। या आप खोज सकते हैं, अर्धनारीश्वर में ही बीच में कहीं पे है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आपको मिल जाएगा जैनों के बीच दिगंबर संप्रदाय निकला। यहाँ जैनों के बीच दिगंबर संप्रदाय निकला। तो यहाँ पे आपको जैनों के बीच दिगंबर, यानी दिगंबर इसका आंसर होगा। जैन धर्म का संप्रदाय कौन था? दिगंबर, जो कि वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है। अगला देखते हैं, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भाग में लिखा गया था? ये 2 भाग में लिखा गया है। तो शेखर एक जीवनी किन्होंने लिखा है? ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अगर आप बुक को डीपली पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि ये किन्होंने लिखा। हम देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ, जरा रोज चैप्टर को निकाल लेते हैं। शेखर एक जीवनी देखना आपको उपन्यास। तो इनकी कृतियाँ में आ गए हम। यहाँ पे देखिए कहाँ पे है शेखर एक जीवनी, इसी में आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1941 में, द्वितीय भाग 1944 में। तो डीपली क्वेश्चन पूछा गया ये कि शेखर एक जीवनी कितने भाग में है? तो प्रथम भाग ये हुआ, द्वितीय भाग ये हुआ। तो ये दोनों भाग में पूछा गया है शेखर एक जीवनी। ये बालकृष्ण भट्ट ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेखर एक जीवनी कितने भाग में? तो 2 भाग में, मैंने आपको दिखाया, प्रथम भाग द्वितीय भाग लिखा हुआ था। लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नहीं किया था, आप उसी में खोज सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट आंसर डिस्कस करते हैं। रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा? तो इसका आंसर होगा 20 पेज। मालती के जो पिता थे, अगर आप कहानी को डीपली पढ़ेंगे तो आपको लास्ट के 2 पेज पहले आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वो 20 पेज बोला गया था पढ़ने के लिए। लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? इसका आंसर आपको टारगेट में भी मिल जाएगा, भगत सिंह के पिता और चाचा। साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? 1959 ईस्वी में। सारा क्वेश्चन का आंसर एकदम बुक से खोज के मैंने लिखा है, तो आप इसको मेरे पे भरोसा आप कर सकते हैं। धांगर शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में क्या है? तो इसका अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया? तो इसका होगा आंसर राजकुमार शुक्ल। उसके बाद लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो होगा सम्राट अशोक ने। उसके बाद लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा करमचंद गुगलानी। लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? 20वीं शती के उत्तरवर्ती युग के। सिपाही के मान शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की है? तो इसका आंसर होगा 13 वर्ष की। आप अगर उस चैप्टर को ठीक से पढ़िएगा तो आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा।
तो मैं पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लग रहा था, स्टूडेंट बोल रहे थे कि थोड़ा टफ लग रहा है, कहाँ पे है बताएं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर कहाँ पे है। इसमें पूछा जा रहा है कि सिपाही की माँ में धन्नो कितने वर्ष की थी। यहाँ पे है पर तू देख 14 की तो हो गई है, पर घर में रखकर और कितनी बड़ी करेगी। मेरी धन्नो का अभी 13वां चल रहा है। धन्नो का 13वां मतलब 13 साल की धन्नो है। पेज नंबर आप 95 में देख सकते हैं इसका आंसर। सिपाही की माँ एकांकी जो, उसमें इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। 1959 ईस्वी से 60 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। सागर विश्वविद्यालय में इसका आंसर होगा। मिथ कथन में अतिकथन से अधिक शक्ति होती है पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो ये प्रगीत और समाज की है। आप वहाँ देख सकते हैं, पढ़ के आपको मिल जाएगा इसका आंसर। उसी में एकदम 100% श्योर है, यही आंसर होगा। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया। तो 1996 ईस्वी में। आप लेखक परिचय में देख सकते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। तो सूरज की रोशनी में। अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है। तो उदय प्रकाश ने। तिरी शीर्षक पाठ में एसएचओ का वैवाहिक जीवन कितने साल का था। तो 13 साल का। उसके बाद निम्न में कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे। तो जे कृष्णमूर्ति, शिक्षा जिन्होंने लिखा है। उसके बाद अब व्याकरण की तरफ हम लोग आते हैं। व्याकरण में पूछा गया आ दीर्घई दीर्घऊ क्या है। तो ये मूल स्वर हैं। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ ए ऐ, इतना तक मूल स्वर हैं। तो ये बीच से पूछा गया आ दीर्घई दीर्घऊ क्या है। तो ये मूल स्वर आपको याद रखना है, इसको याद ही कर लेना है इसको। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। तो मुक्ताक्षर की जो अंतिम ध्वनि होती है ना, वो स्वर होती है। जैसे कोई भी, जैसे आम वर्ड हम ले लेते हैं, आम। तो आम अगर लिखेंगे ना, तो आम में आ और मौ होता है। मौ के अंत में क्या आया, मौ क्या कैसे बना है, मौ हलंत जोड़ अ, मौ। तो अ आया स्वर, तो वो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, जिस भी शब्द में ये जो मूर्धन्य ष है ना, ये आधा रहेगा ना, तो हम लोग उसमें विसर्ग देके उसका संधि विच्छेद करेंगे। आप ट्रिक याद कर लें, पूरा आपको संधि विच्छेद याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आविष्कार का संधि विच्छेद पूछेगा ना, अगर ये मूर्धन्य ष है उस शब्द में, ठीक, तो उसके बदले में विसर्ग आ जाता है। तो आवि जोड़ कार, ये होगा सही आंसर। उसके बाद अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगा जाता है। तो अनुस्वार हम लोग कैसे लिखते हैं। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर तो हम लोग बिंदु लगाते हैं, जिसको अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार। तो इसका आंसर बी होगा। उसके बाद ठ का उच्चारण स्थान क्या है। तो ठ हम लोग बोलते हैं मूर्धा से, कंठ से नहीं, मूर्धा से। टवर्ग जितना है ट ठ ड ढ सब मूर्धा से बोलते हैं। प फ ब जो है ना, वो ओष्ठ से बोलते हैं। जिस शब्द को बोलने में आपका होठ सट जाए तो वो ओष्ठ से होगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए, जगन्नाथ तो नहीं होगा, जगन्नाथ होगा। शुद्ध शब्द बोलना है आपको। तो ये बी नंबर में जो मुझे लगा वो छत्र छाया भी सही वर्ड है। श्रीमान तो गलत है, क्योंकि श्रीमान में नौ में हलंत होना चाहिए, यहाँ पे एक हलंत होगा। और डी में संवाद है, तो ये छत्र छाया भी सही है, संवाद भी सही है। अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का आता है तो आप कोई एक मार सकते हैं। जैसे आपने डी लगाया तो डी सही हो गया, बी लगाया तो बी भी सही हो जाएगा। तो दोनों आंसर होगा। बट ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको कोई एक ही आंसर लगाना है। अगर आपको लग रहा है दो सही है तो आपको एक ही कोई लगाना है। उसके बाद द्वंद्व समास में पद के बीच कौन चिन्ह लगता है। मैंने आपको बताया था, जिस समास में डैश का चिन्ह रहे, डैश चिन्ह का नाम है योजक चिन्ह। यहाँ पे ब्रैकेट में चिन्ह भी दिया गया है, तो यही चिन्ह लगता है द्वंद्व समास में। जैसे हम लोग दिन रात लिखते हैं, लोटा डोरी, ये सब समास में आता है द्वंद्व समास में। उसके बाद कावेरी नदी कौन सी संज्ञा है। तो कावेरी नदी कहने से किसी खास नदी का बोध होता है, दुनिया की सारी नदी का बोध नहीं होता है। अगर हम नदी सिर्फ बोलेंगे तब वो जातिवाचक संज्ञा होगी, किसी खास नदी का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर व्यक्तिवाचक होगा। निर्माण शब्द कौन लिंग है। तो निर्माण पुल्लिंग है। तो कैसे हम समझेंगे निर्माण पुल्लिंग है। कोई भी हम इस पर वाक्य बना सकते हैं। जैसे मेरे घर का निर्माण कार्य चल रहा है, चल रहा है, चल रही है, नहीं है, तो ये पुल्लिंग होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं भीख शब्द क्या है। तो भीख जो है वो तद्भव शब्द है। जब आप शब्द का पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तद्भव जो होता है ना, वो किसी संज्ञा को अगर हम विशेषण बनाएंगे तब वो तद्भव रूप में होगा। तो ये भीख शब्द क्या है, तद्भव है। नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप नाली होगा, ये तो इजी है। में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो ये अधिकरण का है। कारक अगर आप पढ़े हैं, अगर आप नहीं पढ़े अभी तक तो आप पढ़ सकते हैं। कारक व्याकरण की बुक में दिया हुआ है। कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में होगा। में या पर, दो चिन्ह होता है अधिकरण का, में और पर दोनों होता है। अगर पर भी पूछा जाएगा तो उसमें भी अधिकरण कारक ही लगेगा। वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो क्रिया का फल जिस पर पड़ेगा उसे कर्म कहते हैं। आपके काम करने का फल जिस पर भी पड़ेगा, जैसे आपने कलम से लिखा तो वो कलम हो जाएगा कर्म, कर्म कारक होगा। उसके बाद छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण। तो आपादान कारक का है। छत से उतरी हुई यानी छत से नीचे, छत से जुदा, तो आपादान कारक। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो 11। हिंदी में
सर्वनाम के कितने भेद हैं ये नहीं पूछ रहा है, आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर्वनाम के तो भेद 6 ही हैं, लेकिन हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है ये क्यों पूछा। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। तो आप वीडियो पॉज करके चाहें तो लिख भी सकते हैं, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं बता रहा हूँ कौन कौन से। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो ये हिंदी के 11 सर्वनाम आपको याद रखना है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो जो, जैसे जो लगा ना, तो जो कमाएगा वही खाएगा, जो लगा तो वो संबंधवाचक हो गया। वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है। तो वह लड़का सर्वनामिक विशेषण है। किसी लड़का की तरफ इंडिकेशन करके बोला जा रहा है तो वो सर्वनामिक विशेषण है। जैसे वह लगा, जैसे मोहन है तो मोहन के लिए वह लगा, तो वह सर्वनाम हुआ। संज्ञा के बदले जो शब्द लगता है उसे सर्वनाम कहते हैं, और जो सर्वनाम की विशेषता बताए उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए। एकदम इजी आंसर है क्रिया। वह खाता है किस काल का उदाहरण। यहाँ है लगा हुआ है, तो है जिस भी वर्ड में लगा हुआ वो वर्तमान काल कहलाएगा। अगर था लगा रहता तो भूतकाल, और अगर होगा लगा रहता तो भविष्यत काल। अव्यय के कितने भेद हैं। तो अव्यय अगर आप पढ़ें तो उसका 4 भेद होता है अव्यय का। अगला क्वेश्चन है, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं। रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आपको इसका आंसर याद कर लेना है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। 2 शब्दांश उपसर्ग और प्रत्यय को ही बोलते हैं, तो ये 2 प्रकार का होता है। एक हुआ उपसर्ग, दूसरा हुआ प्रत्यय। उसके बाद है निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है। तो निर्वाह शब्द में निर है, निर जोड़ वाह हुआ ना, तो निर्वाह में उपसर्ग क्या लगा, तो निर लगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भिरंत शब्द में प्रत्यय क्या है। तो इसका ऑप्शन में देखेंगे डी अंत, भिरंत है ना, तो भीर जोड़ अंत भिरंत, लास्ट में अंत लगा हुआ है तो भिरंत होगा। आनंद शब्द का विशेषण क्या है, आनंदित। तो संज्ञा से विशेषण बनाने मैंने सिखा ही दिया था, आनंद का आनंदित होगा। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास का अंतिम पद प्रधान होना चाहिए तो उसको तत्पुरुष समास बोलेंगे। धर्माधर्म कौन समास है। तो मैंने बताया एक जैसा ही वर्ड अगर दिखे तो वह द्वंद्व समास होगा। बीच में डैश रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, कभी कभी डैश नहीं भी रहता है। जो 2 वर्ड एक जैसा लगेगा आपको, तो धर्माधर्म कौन समास है, तो द्वंद्व समास आता है इसमें। अब अगला देखेंगे, ध्यान में मग्न साधक। तो विशेषण पदबंध का ये उदाहरण है, या किस पदबंध का उदाहरण है, विशेषण पदबंध का। आप डायरेक्ट इसको याद कर लें। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो ये 8 भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यह कौन वाक्य है। तो सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा यह एक सरल वाक्य है। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा यह सरल वाक्य है, क्योंकि एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया जब डिपेंड रहती है तो उसको सरल वाक्य बोला जाता है। अब निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। पहले हम इस पहला को देखते हैं। इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, इस बात को कहने में होना चाहिए, या यह बात कहने में, तो ये अशुद्ध वाक्य है। उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई, बोलने में ही नहीं बन रहा है, उसके द्वारा होगा यहाँ पे, तो ये भी गलत वाक्य है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, तो ये सही वाक्य है। उसके बाद वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, ये नहीं होगा। वकीलों ने कागजात की जांच की, ये होगा, निरीक्षण नहीं होगा। कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। कुबेर का पर्यायवाची मैंने पर्यायवाची शब्द पढ़ाया था, धनद होगा कुबेर का। उसके बाद आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा, परमात्मा। अब अगला देखते हैं, जिसके पानी में चक्र है, सीधा बात है, चक्र पानी। पानी का मतलब होता है ये मूर्धन्य नौ में हर्षिक अर्थ, तो इसका अर्थ होता है हाथ, तो जिसके हाथ में चक्र है तो चक्र पानी। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ है सही साहसिक कार्य करना। जैसे हम लोग बोलते नहीं कि उसने जान पे खेल कर मुझे बचाया, तो साहसिक कार्य किया ना, तब ने मुझे बचाया। अगला क्वेश्चन है, योग ना होने पर भी जो साथ रहे तो उसे अयोगवाह कहते हैं। आप इसको याद कर लें, ये व्याकरण में आता है, वर्ण चैप्टर में है। जो योग न होने पर भी साथ रहे उसे अयोगवाह कहते हैं। उसके बाद कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग कौन व्यंजन है, तो ये सब स्पर्श व्यंजन है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग ये जितने हैं ये सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बता दिया था, तालब श, मूर्धन्य श, दंत श, ह। उसके बाद अंतस्तवर्ण योरो लव, और संयुक्त व्यंजन बाकी जो बचे वो हो गए। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, उत्तजोड़ चारण। म का उच्चारण स्थान क्या, देखिए म बोलने में आपका होठ सटा तो ओष्ठ होगा इसका। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, दधीची, पुण्य, अध्ययन, पृष्ठ। मुझे नहीं पता, दधीची भी हो सकता है, बट यहाँ अध्ययन सही लग रहा है तो अध्ययन में ही आपको लगा के आना है। अगला है, प्रशांत महासागर कौन संज्ञा। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि महासागर का नाम दिया गया है, तो जैसे किसी चीज़ का नाम दिया रहे, महासागर सिर्फ अगर रहेगा तब वो हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि महासागर कहने से महासागर के पूरे जाति भर के महासागर का बोध होता है, दुनिया में जितना भी महासागर है। तो लेकिन यहाँ नाम दिया गया है तो प्रशांत महासागर है तो व्यक्तिवाचक होगा। कोई भी जैसे महाद्वीप दे देगा एशिया, एशिया महाद्वीप कौन संज्ञा है, तो नाम तो दे दिया ना एशिया, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसके बाद लज्जा शब्द कौन लिंग है, स्त्रीलिंग। उसके बाद जीव शब्द क्या है, ये तद्भव होगा। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दिया है, किस कारक का उदाहरण है, तो संप्रदान कारक, उसका चिन्ह को होता है। जैसे को देखेंगे तो संप्रदान लगाएंगे।
उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या होगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट उपनिवेशिक लगाते हैं, ये नहीं करना आपको, ये गलत हो जाएगा, औपनिवेशिक होगा। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा की गई? तो ये होगा 20 फ्रैंक। तो ये रस्सी का टुकड़ा, क्लर्क की मौत, ये सब कहाँ से पूछा जा रहा है? वो जो आपका हिंदी का दूसरा बुक है ना, उससे भी पूछा जा रहा है। तो इस बार दूसरे बुक से भी क्वेश्चन आया है, तो आपको ध्यान रखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे बैक करके, आपको यहाँ देखिए, ये जो 3 बचा हुआ था ना, प्रतिपूर्ति का, रस्सी का टुकड़ा, क्लर्क की मौत और पेशगी, ये तीनों आपको ध्यान से देखना। रस्सी का टुकड़ा, क्लर्क की मौत, ये जो 3 चैप्टर है, रस्सी का टुकड़ा, प्रतिपूर्ति, यहाँ पे आप देख सकते हैं रस्सी का टुकड़ा प्रतिपूर्ति है, क्लर्क की मौत हुआ और उसके बाद रस्सी का टुकड़ा हुआ, ये भी आपको पढ़ना है। वो जो 3 चैप्टर लास्ट में बचा हुआ है ना, कविता के लास्ट में, तो वो भी आपको पढ़ना है। क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या है? तो क्लर्क का नाम है इवान दिमित्रिविच चेरेव्यकोव। पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का क्या नाम है? फ्रैंकवा। पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम फ्रैंकवा है। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? सूफी संत मोहिदी। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? प्रेम की पीर के। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। उसके बाद कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद, ये भी टारगेट में मिल जाएगा। सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के हैं? तो ये वात्सल्य भाव के हैं। पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर्य के किस पद में है? तो ये दूसरे पद में है। तुलसीदास का मुँह बोला नाम था? राम बोला। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम नरहरि दास। रामलला नहचू किस कवि की रचना है? तुलसीदास की। नाभादास रचित भक्तमाल के 316 छप्पयों में कितने भक्तों के चरित्र वर्णित हैं? तो 200। उसके अच्छा पंक्तियों के गेय पद को क्या कहते हैं? उसके आज छप्पय होगा, ये छप्पय में ही इसका आंसर है, आपको बताया था, आपके चैप्टर में भी है। कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1613 ईस्वी में। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? 105 अलंकारों का। करवाल का अर्थ क्या होता है? करवाल का अर्थ होता है तलवार। जयशंकर प्रसाद रचित एक घूट नामक नाटक का रचनाकाल क्या है? 1928 ईस्वी। कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या है? श्रद्धा। कवित्री सुभद्रा कोही चौहान के क्रॉस वेस्ट गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्री प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की? तो महादेवी वर्मा। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीनी गया खिलौना मेरा, तो ये पुत्र वियोग से लिया गया है। नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहाँ से किया? नागपुर से। निम्न में से किस कवि ने प्राय लंबी कविताएं लिखी है? गजानन माधव मुक्तिबोध। आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की। अधिनायक शीर्षक कविता में पूर्व पश्चिम से कौन आते हैं? नंगे बूचे नरकंकाल। विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा, कविता संग्रह से लिया गया है। निम्न में किस कवि को 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? विनोद कुमार शुक्ल को। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है। कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्रा नगरी क्या है? काव्य नाटक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेय क्या है? तो ये गाँव का घर शीर्षक कविता है, लास्ट कविता जो है ये होगा सहजन के पेड़ से। ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सब्जेक्टिव आप देखना चाहें देख लें, दूसरे वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन हो गया, आप लोगों को पूछा गया था मॉडल पेपर में, तो आप मॉडल पेपर का सारा ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं और आप कमेंट करेंगे आपको कितना आंसर सही हुआ। तो ये थी वीडियो, अब हम लोग दूसरा वीडियो डिस्कस करेंगे, फिर अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अगला वीडियो डाल दूँगा।